बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, एक तो आज चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, पीटीआई देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को चैलेंज कर दिया गया है। ये वही मामला है जिस पर काजी साहब, जिसको कहते हैं ना, पेपर वेट बन के बैठे हुए थे, निज़ाम की गारंटी लेकर बैठे हुए थे कि ये जो बंद डब्बे हैं इनको मैं नहीं खोलने दूंगा। और जिस खदशे का इजहार ख्वाजा आसिफ साहब बिलावल ने किया था कि 25 के बाद फिर मामलात ख़राब होंगे, ये काम पहले उससे करना है, जो यानी तरामीम वाला था, वो काम उन्होंने कर लिया। लेकिन अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो पंजाब में जो खासकर बने थे, 8 ट्रिब्यूनल्स, 4 रिटायर्ड जजेस, 4 हाजिर सर्विस, उनका फ्यूचर क्या है? ये दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर अगर होती है तो ये मामला क्या रिवर्स हो सकता है? क्योंकि काजी साहब तो बाहमी क्या उसे कहते हैं, मशावरा से कह गए थे आप बैठ के इलेक्शन कमिश्नर और आलिया नीलम साहब बैठ के डिसाइड कर लें, लेकिन बाद में केस उन्होंने खुद भी सुना। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, असल में बात इसमें यह थी कि इलेक्शन कमीशन और जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, इनका डिस्प्यूट क्यों हुआ था, सबसे पहले ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, 4 हाई कोर्ट्स थी। इन दीगर हाई कोर्ट्स में इलेक्शन कमीशन का डिस्प्यूट क्यों नहीं हुआ, सिर्फ लाहौर या पंजाब के अंदर क्यों हुआ है? उसकी वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और उसकी एक ही वजह थी, शरीफ ख़ानदान को उनकी नाजायज़ सीटों को बचाना था। सही। अगर नवाज शरीफ की सीट केपी में होती तो आप देखते कि वहाँ पर भी यही होता। अगर नवाज शरीफ की सीट बलूचिस्तान से होती या सिंध से होती तो आपको वहाँ पर भी यही सूरत हाल नज़र आती। जहाँ जहाँ शरीफ ख़ानदान का कोई एक भी बंदा ऐसा था जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया हो और फार्म 45 की बजाय फार्म 47 पर उन्होंने इलेक्शन जीता हो, उनकी चोरी पकड़ी गई हो। अब तो पतन की बाकायदा रिपोर्ट मौजूद है कि नवाज शरीफ अपना हल्का 88,000 से जायद वोटों से गुज़श्ता 1.5 साल से जायद अरसे से जेल में कैद एक बुज़ुर्ग खातून से हार गया। और उसके अंदर इतनी भी ग्रेस नहीं थी, इतना भी उसके अंदर ज़र्फ़ नहीं था, इतनी भी उसके अंदर गैरत और अहमियत नहीं थी कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते और कहते कि हाँ मैं हार गया हूँ, मैं इतने बार इतने अरसा जो वज़ीर आज़म रहा हूँ, इतना अरसा हमने हुकूमत की है पंजाब के अंदर मरकज़ के ऊपर, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि मैं हारा हूँ और मैं इसको खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा ज़र्फ़ दिखाने की कोशिश ही नहीं की। एक बहुत बड़ा चांस था, नवाज शरीफ अगर सिर्फ अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता तो उसका सियासी कद काठ पहले से भी बहुत बढ़ जाता। लेकिन कुदरत ऐसे मौके देती सबको है, इस्तेमाल किसने कैसे करना है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, उससे फ़ायदा उठाना है नहीं उठाना, अपने आप को सियासतदान ज़ाहिर करना है या अपने आप को लीडर बनाना है, ये सारे मौके हर सियासतदान के पास आते हैं। इमरान खान के पास आया, उसने उसको बेहतरीन तरीके से उसको जो है वो इस्तेमाल किया अपने 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 फ़ायदे के लिए और मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए। इमरान खान सियासतदान था, कौमी रहनुमा था, साइफ़र साजिशाही वो आवाम के पास चला गया और आज ये बैठ के ढिंडोरा पीटते हैं, आवाम को बताया। तो आवाम को ना बताता तो किसको बताता? जाके नरेंद्र मोदी को बताता, उसको यहाँ दावत लेके आता। एक सियासतदान का असल उसके जो यूं कह लें कि एसेट होता है, एसेट क्या होता है, उसका हथियार कौन होता है? उसकी आवाम होती है, उसका वोटर होता है, उसकी वो वोट की पर्ची होती है जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्ट होकर मुंतखब होकर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में जो है वो पहुँचता है। तो फिर ये प्रोपेगेंडा करना कि इमरान खान ने ये कौमी राज ये था कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाता जो उस साइफर साजिश में मुलविस थे। बहरहाल अब इमरान खान और नवाज शरीफ का 2 अलग अलग क्राइटेरिया है। इमरान खान ने 7 हल्कों में इलेक्शन लड़ा, 6 के अंदर वो जीत गया। आपको याद है, सिर्फ सिवाय कराची के जो कादर मंदोखेल जीता था और वो भी धांधली से जीता था। आपको भी पता है वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने क्या झुरलू फेरा था। बाकी 6 हल्कों में वो एक साथ एक ही दिन एक ही जो है वो एक ही जो कौमी असम्बली का पीडीएम की, जब पीडीएम की हुकूमत थी, जी जी। तो ये देखें कि उसकी क्या अपनी सियासी साख है, उसका क्या नाम है, रुतबा क्या है। अब वो सियासतदान नहीं रहा, अब वो कौमी रहनुमा भी नहीं रहा, अब वो स्टेट्समैन बन चुका है। और इमरान खान को स्टेट्समैन का लक़ब देने वाला कोई और नहीं था। हमारे पड़ोसी भारतीय थे, जब इमरान खान ने 27 फरवरी की शाम को तकरीर की थी जिसमें भारतीय पायलट को वापस भिजवाने का ऐलान किया गया था, तो उस तकरीर में इमरान खान ने डी एस्केलेशन की जो कोशिश थी उसकी बुनियाद पर भारतीयों ने उसको कहा था कि ये एक आम सियासतदान की या एक वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं है, ये एक स्टेट्समैन की ये स्पीच है। और स्टेट्समैन आप दुनिया में देख लें, आपको सियासी तारीख में कितने स्टेट्समैन नज़र आते हैं, बहुत कम, इतने होंगे कि आप उनको ऐसे उंगलियों के ऊपर गिन लें। और उनके अंदर अगर एक पाकिस्तान से एक शख्स पैदा हो जाए कायदे आज़म के बाद,
तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब के पास वो चांस था, वो शिकस्त उन्होंने तस्लीम नहीं की, वो मामला चला गया ट्रिब्यूनल्स के पास। अब शरीफ ख़ानदान की चूल्हें हिल रही हैं। वो चारपाई होती है ना, या कोई लकड़ी की कोई और इस तरह की, तो उसकी भी ना वो चूल्हें होती हैं, वो हिलने लग जाती हैं जब इस्तेमाल, हाँ वो इस्तेमाल ज्यादा हो ना, तो वो जब ची चाँ करने शुरू कर को लोग चपलें पड़ लेते। नहीं, हम ऊपर पेश डालेंगे ना, ऊपर आप पेश डालिएगा। तो वो मामला अब ये है कि अब शरीफ खानदान को बचाना है। अगर ये ऑडिट हो गया, जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब खुद इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि मंसूर अली शाह वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए तो इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा, और इलेक्शन ऑडिट हुआ तो न शरीफ खानदान की इज्जत की कुल्फी बीच चौराहे पिघल जाएगी। पिघल गई ना, वो तो भाग गए ऑलरेडी। जी, वो इसी वजह से भाग चुके हैं। और ये देखिएगा कि जिस दिन करामत मुगल साहब, जिस दिन शरीफ खानदान के हलकों के इलेक्शन ऑडिट शुरू हुए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने कार्रवाई शुरू की, आप देखिएगा कि उसी वक्त आपको शायद कौमी असम्बली भी तहलील होती नजर आएगी, उसी वक्त आपको सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील होती नजर आएंगी। अटैक करना शुरू कर दें, अटैक भी करेंगे, और उसके हट के ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर ये असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जाएंगे, कहेंगे कि नहीं आए PTI आए हमारे साथ बैठे, हम नए इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। तो ये सिर्फ उस वक्त तक बचे हुए हैं जब तक ये मामलात खुलते नहीं हैं। और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, और उसमें एक तो काजी फ़ायज़ ईसा का बुग़्ज़ था। काजी फ़ायज़ ईसा हर मामले में खुद निगरान बनता रहा, जहाँ PTI को नुकसान पहुँचाना था, 63A का फ़ैसला हो, 4 कौमी असम्बली की सीटें छीनने का फ़ैसला हो, उसमें भी आप देख रहे हैं कि 4 कौमी असम्बली की सीटें छीनने वाले मामले में भी जस्टिस अकील अब्बासी का जो इख्तलाफी नोट है वो आप पढ़ें तो उसमें वो कहते हैं कि जिस वक्त ये दरख्वास्त दी गई थी उस वक्त रिजल्ट कंसोलिडेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका था। तो जब एक बार प्रोसेस शुरू हो चुका था, उन्होंने इलेक्शन एक्ट की भी मुख्तलिफ शिकों का हवाला दिया, आईन पाकिस्तान की भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला दिया, और साबित किया कि जब ये दरख्वास्त आई थी उस वक्त रिज़ल्ट कंसोलिडेशन शुरू हो चुकी थी। तो जब रिज़ल्ट कंसोलिडेशन शुरू हो चुकी थी तो फिर इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट ही नहीं बनता था कि वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करता या यहाँ पर दोबारा गिनती की वो हुक्म देता है। तो ये मैंडेट अब बनता था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो आपको पता है डिस्प्यूटेड कर दिए गए, क्योंकि शरीफ खानदान की अपनी सीटें यहाँ पर हुकूमतें चली जानी, हुकूमत चली, बिल्कुल ऐसा। मतलब क्या पल्ले रह जाता, क्या पल्ले रह जाता कि नवाज शरीफ 3 बार का साबिक वजीर आज़म, 1 या 2 बार का वजीर आला, अपने आबाई हल्के से वो शख्स, एक खातून जिसने एक दिन भी उस खातून ने अपनी सियासी मुहिम नहीं चलाई, ना उसको जेल से बाहर आने दिया गया, ना उसको अपने कारकुनान के लिए कोई पैगाम तक रिकॉर्ड करवाने दिया गया, लेकिन उस खातून की मुहिम चलाई उसके अपने हलके के लोगों ने। हर एक ने कहा कि इस खातून का जिसका जहाँ तक पड़ता था वो अपने तौर पर लोगों को कायल करता रहा, गली मोहल्ले के लोग एक दूसरे को बताते रहे, पैगाम एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुँचता रहा। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक ऐसी तारीख रकम हुई, सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं, अनगिनत ऐसे वाक़यात हैं जहाँ सियासत के अंदर इनकलाब ही कहता है ना, जो खामोश इनकलाब। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है, और ये साबित करता है कि पंजाब के लोग भी अब दीगर सूबों के लोगों से कोई मुख्तलिफ राय नहीं रखते, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर सबकी एक जैसी सोच है। तो ये एक बहुत बड़ी सुबकी होती शरीफ खानदान के लिए, और उसी वजह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मैनेज किए गए। 8 पहले नोटिफिकेशन जारी करवाए गए लाहौर हाई कोर्ट ने, उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट बार बार कह रही थी इलेक्शन कमीशन को कि आप नोटिफिकेशन करें, लेकिन ये कहते थे कि आप हमें पैनल्स दें। यानी 2 पैनल शुरू में ट्रिब्यूनल बनाए गए, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि ये नाम है तो आप मजीद जो है ना वो ट्रिब्यूनल जो है वो इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन ने मजीद नाम मांगे थे कि 141 तो सिर्फ कौमी असम्बली की सीटें हैं, तो उसके नीचे आप देखें तो 297 सूबाई असम्बली की बनती है, तो इनके लिए 2 ट्रिब्यूनल तो मुमकिन ही नहीं था कि ये मैनेज कर पाते। तो फिर यही तय हुआ कि मजीद ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, नाम भिजवाए गए, 6 जजेस के मजीद नाम भेजे। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, आप हमें पैनल भेजें 20 जजेस का, उसमें से हम 8 जजेस डिसाइड करेंगे, यानी मनपसंद जजेस लगाने का। और जैसा मैंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के अलावा किसी दूसरी हाई कोर्ट में यह तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की गई, वहाँ से नाम भेजे गया, और उन नामों को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया। यही बात जस्टिस अकील अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन को कही थी कि आप रिकॉर्ड लेके आएँ, बताएं कि आपने दीगर सूबों के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके साथ आपने कैसे कम्युनिकेशन की है, और लाहौर हाई कोर्ट के साथ ही आपका ये डिस्प्यूट क्यों पैदा हुआ है। लेकिन इस केस को काफ़ी अरसे तक दबा के रखा गया, और जब लगाया गया तो फिर
अचानक ये पेशरफ्त सामने आई कि काजी साहब सरबराही करें। हाँ, काजी साहब सरबराही भी कर रहे हैं और साथ ही कि चार जो ट्रिब्यूनल हैं वो अपनी पसंद के लगाए जाएंगे। तो ये देखें ना, अब सवाल ये पैदा होता है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। आपने दरमियान में कानून साजी घुसेड़ दी कि इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। तो अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा तो ये प्रोसेस तो पहले से चल रहा था, तो जो प्रोसेस पहले से चल रहा था उसके ऊपर आप कानून साजी का कैसे इम्प्लीमेंट उसको करवा सकते हैं? या अगर करवाना था तो फिर आप बाकी हाई कोर्ट्स में भी करवाते। काजी साहब की ये जो हिडन फाइल है, इसका पासवर्ड मिल जाएगा? देखें, ये पासवर्ड अब जैसे माहौल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बन रहा है तो बहुत मुमकिन है कि इसका जो पासवर्ड है वो तब्दील भी हो। सबसे अहम चीज़ ये है करामत मुगल साहब के उस कानून साजी की जो टाइमिंग है उसके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? क्यों ऐसा मुसलसल हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, आप मखसूस नशिस्तों की कानून साजी कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कानून साजी कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात या उसके बाद ये कानून साजी, क्या ये बदनीयती पर मबनी नहीं है? काजी फायज ईसा फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दे, उसके बाद उसके खिलाफ रेफरेंस आया तो कहा गया ये बदनीयती पर मबनी है। तो क्या एक हुकूमत जिसके उस वक्त 174 उसकी अक्सरियत थी पार्लियामेंट के अंदर, क्या उस हुकूमत का वो मैंडेट नहीं था कि उसका भेजा हुआ वो रेफरेंस, वो कैसे आप उसको कह सकते हैं कि वो बदनीयती पर मबनी है जब यहाँ हुकूमत का बनाया हुआ कानून आपको बदनीयती पर मबनी नज़र नहीं आता? तो यही जो दरख्वास्त है, यही इस्तदा सुप्रीम कोर्ट में की गई है कि 30 सितंबर का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है कि वो इलेक्शन अपॉइंट करेगा, ये कानूनी तौर पर ये दुरुस्त नहीं है और इलेक्शन कमीशन किसी हाई कोर्ट को इस हवाले से बाउंड नहीं कर सकता। तो ये देखना अब ये है कि जब नज़र-ए-सानी इसमें होगी और अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जगह, चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह कौन सा जज इस बेंच का हिस्सा बनता है और कौन सा और देखें इसमें कि बेंच की तश्कील वाला मामला भी है, तो बेंच की तश्कील के ऊपर भी एतराज़ात उठेंगे, उसमें भी आपको पता है कि मनपसंद जजेस को बिठाया गया। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे ख्याल में एक मनपसंद जजेस की आप बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शन चेंज करने की भी बात अब हुकूमत कर रही है कि वो 8 जज हैं उनको अक़लियत में किसी तरीके से लाया जाए। 23 जजेस की जो 17 जज हैं उनको बढ़ाकर 23 कर दिया जाएगा। नया बिल लेके आ रहे हैं। हुकूमत अपनी मर्जी से जहाँ चाहती है फ़ायदा ले लेती है या अवाम के लिए वो कर रही है कि जज बढ़ा केस जल्दी खत्म हो? यही बात कल हमने देखा 59,191 केसेस के कल बताया गया कि भाईजान इतने केस पेंडिंग पड़े। यार मुझे ये बात बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट में 20 जजेस की असामियाँ थी, 20 से बढ़ाकर उसको 30 कर दिया गया। हालांकि जिस वक्त असामियाँ बढ़ाई गई, सिर्फ जिस वक्त ऑर्डिनेंस आया था, हुक्मनामा आ गया। जी जिस वक्त असामियाँ बढ़ाई गई थी उस वक्त भी पेशावर हाई कोर्ट में कोई 4 या 5 जजेस की असामियाँ खाली थी। तो जो खाली हैं वो तो आप पुर कर नहीं रहे, असामियाँ बढ़ाते जाए, बढ़ा के उसको 100 कर दें, क्या फ़र्क पड़ेगा जब तक आपने उन असामियों पर भर्तियाँ नहीं करनी। तो ये सवाल पैदा होता है कि जब आपके पास असामियाँ खाली हों तो फिर आप उनको पुर क्यों नहीं करते? अब लाहौर हाई कोर्ट में 24 जी 24 के, बल्कि अब तो शायद मजीद रिटायर हो चुके हो। तो ये बताए ना, ये जजेस जब तक भर्ती नहीं होंगे, जब तक ये बेंचेस मुकम्मल नहीं होंगे, अदालतें पूरी इस्तेदाद के मुताबिक काम नहीं कर सकेंगी, तो मुकदमात कैसे निपटाए जाएंगे? तो ये वो खामियां, ये वो सुकम हैं जो निज़ाम इंसाफ के अंदर मौजूद हैं। लेकिन चूँकि सियासत हर जगह घुस चुकी है, पार्लियामेंट के लोग बदनीयती और बददियानती पर मबनी कानून साजी कर रहे हैं, आइन साजी कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, मन मर्जियाँ की जा रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ खड़ी है और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। तो यही तादाद अब कि सुप्रीम कोर्ट में 17 की बजाय 23 कर दें, भाई 23 कर लें, अगर आप फिर भी अक्सरियत में आए। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या इस तरह दीगर सियासी जमातें, ये इनकी सबसे बड़ी हमाकत ये है कि ये समझते हैं कि आज इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है तो इसका मतलब है कि वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहेगी। और भाई ये पलक झपकने की देर है, पॉलिसी शिफ्ट आएगा और उसके बाद आप जो हैं वो जेलों में होंगे। जेलों में नहीं, बाहर भाग जाएंगे, बाहर भी भाग जाएंगे, अचानक अस्पतालों में भी दाखिल हो जाएंगे और जेलों में भी डाल दिए जाएंगे। अगर इमरान खान इस हालत में वो जेल में रह सकता है तो फिर आसिफ जरदारी को भी सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ेंगी, फिर नवाज शरीफ को भी करना पड़ेंगी, फिर उनकी खवातीन को भी भुगतना पड़ेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो इनको समझने की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि इमरान खान हमारे साथ बैठे, इमरान खान आपके साथ क्यों बैठे? जब आपने उसकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, उसको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया, उसकी पार्टी के पीछे पड़े, उसकी पार्टी तोड़ी गई,
पंजाब के अंदर उसकी हुकूमत छीनी गई, खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत को डैमेज करने की कोशिश की गई, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में आपने उसको नुकसान पहुँचाया, गिलगित बल्तिस्तान में आपने उसकी हुकूमत जो है वो धांधली के ज़रिए 2 नंबर तरीके से तब्दील कर दी। तो मुझे बताएं कि एक शख्स उसके घर पर भी आप कब्ज़ा भी करें, उसको घर से बाहर निकाल दें, उसका सामान पर भी कब्ज़ा कर लें और उसको वो थाने जाए तो वहाँ जाके आप उसके खिलाफ उल्टा पर्चा करवा के उसको जेल में भी डलवा दें और बाद में उससे ये भी कहें कि यार आजा हमारे साथ बैठ, मामलात ख़त्म करते हैं, लेकिन आप बहनों को, बीवी को जेल में, बीवी बहनों को जेलों में डाल दें। वो और जो कहते हैं ना, बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया था, उससे बड़ा मंजन जी जी बेच नहीं पा रहे। जी नहीं, वो तो करप्शन देखे ना, नहीं, तो आप ना करते ना, को डाला गया ना करते ना करप्शन। इमरान खान की बहनों और अहलिया ने कौन सी करप्शन की है? एक केस में आप कहते हैं कि इमरान खान का निकाह फासिद है क्योंकि उसकी बीवी जो है उसके साथ उसका निकाह ठीक नहीं हुआ, और दूसरे केस में आप कह रहे हैं कि इमरान खान और उसकी बीवी को तोशाखाना में आपने सजा भी सुनवा दी 10-10 साल। तो सवाल ये पैदा होता है ना करामत मुगल साहब के आपका अपना इस वक्त कंडक्ट तारीख में जब लिखा जाएगा तो फिर वो क्या क्या उसको लिखा जाएगा? जो दरवाजे आज आपने खोले हैं, आपकी अपनी सियासी जमातों के लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं कि अब किसी की इज्जत पीछे महफूज नहीं रहेगी। जब 8 मार्च 2023 को इमरान खान के ज़मान पार्क वाले घर पर हमला किया गया था, दरवाजे तोड़े गए थे, क्या उस वक्त आपको पता नहीं था कि अब इस मुल्क में किसी का घर महफूज नहीं रहेगा? जो परवेज इलाही के घर के साथ हुआ, रात को आधे पाकिस्तान के घर के साथ आधे, जी जी। तो अब आपको क्या लगता है? अब फिर भी आप कहते हैं कि इमरान खान हमारे साथ बैठे, जजों को मैनेज करें, अपने आप को ठीक करें, अपने उल्लू सीधे करें, तो ये कोई चीज़, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा करामत मुगल साहब। वक्ती चीज़ें हो सकता है कि आपको रिलीफ दें, और इमरान खान साहब वैसे भी कह चुके हैं कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी शिफ्ट आया, इमरान खान ने उधर से ओके करना है कि ठीक है आ जाए मेरे साथ बैठ के, मैं बात करने को तैयार हूँ। वो तो इजाज़त मांग रहे हैं। राना सनाउल्लाह तो टीवी चैनल्स पर आकर बेचारे रो रो के पिट पिट के थक गए हैं कि हम इमरान खान की मिन्नतें कर करके उसको राज़ी करने की कोशिश करते हैं कि आएँ हमारे साथ बैठें, बातचीत करते हैं, लेकिन इमरान खान नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। तो इसका मतलब ये है कि मुश्किल वक्त में आप हैं, हुकूमत में भी हैं, लेकिन वही बात कि आपका लितर आपके ज़रिए आपके ही सर में मारा जा रहा है, और आप समझते हैं कि वो दिमाग के अंदर वो मच्छर चला जाए ना जब, तो वो वही हालत होती है कि ऊपर सर से लितर पड़ रहे होते हैं और तब तक सुकून रहता है। हाँ, जब तक लितर पड़ रहे हैं, जब थोड़ी देर लितर रुकते हैं तो फिर मच्छर जो है वो तंग करना शुरू कर देता है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो इन्हीं हुकूमती सियासी जमातों का लितर लेके इनके सर में मार रही है, और ये समझते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ा देंगे तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी के बनवा देंगे तो रिलीफ मिल जाएगा। इन बेवकूफ़ों को इतना अरसा हुकूमत भी की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके इतने पुराने ताल्लुकात हैं, बातचीत, राब्ते, सारा कुछ इनको पता है, वो डील कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं। यार कोई भी बंदा अगर 1-2 बार कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करे ना, तो वो उसको एहसास हो जाता है कि ये फलां बंदा कैसे काम करता है, इसका तरीक़ाकार क्या है। तो आप 40-50 साल से आप उनके साथ मेल जोल रखे हुए हैं, आपके मामलात उन्हीं की पैदावार हैं आप। तो अभी भी आपको अगर उनके काम करने के तरीक़ाकार का अंदाज़ा नहीं होता, आपको महसूस नहीं होता कि वो हमें कहाँ से कब किस जगह जाकर उन्होंने हमें चपेट मारनी है, तो फिर तो सियासत की पहली क्लास में दाखिला ले लें। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। फिर सियासत का अनाड़ी इमरान खान नहीं है, अब सियासत के अनाड़ी हैं आप। जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा था ना कि हमारा आपसे बहुत ज्यादा तजर्बा है। इमरान खान ने, वो कोई डिस्कशन हो रही थी तो इमरान खान ने कहा कि मेरा 26 साल का तजर्बा है, ये आवाम निकलेगी। ये 9 अप्रैल से पहले की बात है। तो उस पर जनरल बाजवा ने कहा था कि हमारा 76 साल का तजर्बा है। तो फिर वो जो 26 साल वाला तजर्बा था ना, वो कामयाब हो गया। 10 अप्रैल की रात को माह रमज़ान के बाद इशा और मगरिब के दरमियान जब अवाम पुरअमन तरीके से बाहर निकली थी, तो एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं कि 1.5 से 2 करोड़ लोग पुरअमन थे। और ऊपर शहरों से लेकर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहरों से लेकर कस्बों तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक लोग देहातों में निकले थे। बेशक 20-20, 30-30 भी थे, लेकिन देहातों में निकलकर उन्होंने अपना अलामती पुरअमन एहतजाज किया था। तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आप अभी भी ये समझते हैं, पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं। आप अभी भी ये समझते हैं कि जो ये सोशल मीडिया का दौर है ना, जहाँ बैठकर आप वो जो चिट्ठियाँ लिखा करते थे ना, खतो किताबत, ईद कार्ड भेजा करते थे, वो ज़माने गुजर गए हैं। अब वो ज़माने चले गए हैं। जदीद दौर की जो है ना ज़रूरियात हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देखें। जज लगाने से ना तो आपकी अक्सरियत बन जाएगी, और जिन्होंने जज लगवाने हैं अक्सरियत भी फिर उन्हीं की हो जानी है, और फिर भी डंडे आपको ही पड़ने हैं। आप आईनी अदालत बनाएं, आप आईनी बेंचेस बनाएं, या जो मर्जी करें, ये काटना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। और कांटेदार, ये नहीं है कि सिर्फ काटना पड़ेगा, ये कांटेदार झाड़ियां बनेगी, और उससे फिर आप खुद लहू लुहान और जख्मी होंगे। क्योंकि जिनके लिए आप ये बोल रहे हैं, जिस वक्त
ये कांटे निकलेंगे उस वक्त तक वो वैसे ही यहाँ से गुजर चुके और हैं। जिस खदशे का इजहार ख्वाजा आसिफ ने किया था, उसकी पहली ईंट आज रख दी गई है कि डब्बे खुलेंगे और नवंबर के पहले हफ्ते में, वो डर था ना उन्हें, जस्टिस मंसूर आए तो शायद हम घर चले जाएं। अब लगता है कि जस्टिस याहिया और जस्टिस मंसूर इकट्ठे आ रहे हैं और फिर हुकूमत के दिन गिने जाएंगे और लगता है कि वापसी नहीं, घर को होगी। ये भी तो देखे ना कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हो, पॉलिसियां पीछे मंसूर अली शाह की वो चल तो हम रही। कल से हाँ, वीडियोस का कल कर भी हम आपको इशारे दे भी चुके हैं, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुकी हैं। तो ये कोई नून लीग के लिए मुझे तो अच्छा शुगुन नजर नहीं आ रहा इसमें। सही। मुझे और सईद बलोच को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।